नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज हम स्त्री शिक्षा अभियान के विषय में चर्चा करेंगे। तो राजा रायमोहन राय से लेकर सर सैयद अहमद खां और भारतेंदु तक उस दौर के तमाम भारतीय बुद्धिजीवियों ने शिक्षा के प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। भारतेंदु अपने वक्तव्य का आरंभ ही इस बात से करते हैं कि अपने देशवासियों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना, इस प्रांत की भाषा में सुधार करना तथा इस भाषा में साहित्य वृद्धि करना सदैव मेरा ध्येय रहा है। मतलब भारतेंदु जी कहते हैं कि शिक्षा को उठाना और जो है भारत में भाषा का सुधार करना और यही मेरे मुख्य जो है वो मेरा उद्देश्य रहा है। शिक्षा के प्रसार के लिए 19वीं सदी के समाज सुधारकों का बल कितना ज़्यादा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के आरंभिक गद्य साहित्य का मुख्य मुद्दा यही था कि हिंदी के पहले पत्र उद्दंत मार्तंड, जो कि 1826 के 4 साल पहले चार 1826 में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसके 4 साल पहले बंगला में स्त्री शिक्षा के समर्थन और प्रचार हेतु श्री गौर मोहन विद्यालंकार ने एक पुस्तक स्त्री शिक्षा विधायक के नाम से 1822 में लिखी। बंगला में प्रकाशन के अगले साल 1823 में इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदी भाषी बुद्धिजीवी कितनी तीव्रता से स्त्री शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस कर रहे थे। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि 1826 में जब हिंदी न्यूज़पेपर जो उद्दंत मार्तंड निकला, उससे 4 साल पहले एक पुस्तक बंगला में प्रकाशित थी जो कि स्त्री शिक्षा से जुड़ी हुई थी और जिसके लेखक जो थे गौर मोहन विद्यालंकार थे। उस पुस्तक का जो है 2023 में जो है अनुवाद कर हिंदी में अनुवाद कर के साथ प्रकाशित की गई। तो उससे उस पुस्तक को जो है उद्दंत मार्तंड से पहले दिखाया जाए और जो उद्दंत मार्तंड है उसको बाद में बताया जाए प्रकाशित। आपने हिंदी में पहले उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र को क्यों रखा है? ये उस समय का एक विशेष मुद्दा था, जबकि बंगला से अनुवाद होकर के जो स्त्री शिक्षा पर पहली पुस्तक आई है, उस पुस्तक को आपने पहली पुस्तक के रूप में क्यों नहीं दिखाया, जो कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। मैंने शिक्षा का प्रचार प्रसार हो यानी सबका शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए, इस बात की द्योतक थी। पंडित गौरीशंकर की रचना देवरानी जिठानी की कहानी में ऐसी ही दो बहुओं की कहानी है, जिसमें एक शिक्षित है और दूसरी अनपढ़। ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और इसकी रचना सन 1870 में हुई थी। और एक दूसरी जो कि देवरानी जिठानी करके एक कहानी है, मतलब लोग उसको कहानी मानते हैं क्योंकि जिसमें एक शिक्षित महिला की कहानी है, एक देवरानी जिठानी है जिसमें एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है। तो इस कहानी को कुछ लोग पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको कहानी मानते हैं क्योंकि ये उपन्यास के ढंग से प्रस्तुत नहीं हुई है। लोगों का कहना ये है कि यही हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है, इसे पहला मानना चाहिए। जबकि कुछ लोग जो है वो दूसरा जो भाग्यवती उपन्यास जो है श्रद्धाराम फौलरी का लिखा हुआ, जिसका प्रकाशन 1877 में हुआ है, उसको जो है हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें स्त्री शिक्षा की बात कही गई है, इसलिए 1870 में लिखी गई ये कहानी ही उपन्यास के रूप में मानी जाने लगी। और शिक्षित होने के और ये भी दिखाया कि भाग्यवती एक शिक्षित स्त्री है जो शिक्षित होने के कारण ही बिना किसी सहारे के जीवन यापन कर सकती है। और भाग्यवती को इसलिए दिखाया कि एक तो इसमें स्त्री शिक्षा की कहानी इसमें भी है और दूसरी ये इन्होंने इसमें एक और कदम आगे चले गए। एक कदम आगे क्या कि एक स्त्री जो कि शिक्षित होती है वो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना जीवन यापन
अपने बल पर कर सकती है। इस चीज़ को भी दर्शाया गया है। अपने उसकी नायिका भाग्यवती एक शिक्षित स्त्री है जो शिक्षित होने के कारण बिना किसी सहारे के जीवन यापन करने में सक्षम होती है और अपने पति को के परिवार का संकट के समय नेतृत्व करती है, यानी संकट में भी अपने पति की सहायिका बन सकती है। इस उपन्यास की रचना का मकसद ये है कि इसमें लोगों का ये संदेश पहुंचाया जा सके कि स्त्री के शिक्षित होने से घर परिवार को कितना लाभ पहुंचता है। 1912 के पंचम संस्करण में यह सूचना भी प्रकाशित हुई कि यह एक पाठ्य पुस्तक भी है जिसके लिखे जाने का मकसद स्त्री शिक्षा के प्रचार में के साथ साथ बाल विवाह का विरोध करना, विवाह की फिजूल खर्ची पर रोक लगाना आदि है। और 1912 में जो इसका पंचम संस्करण जो निकला, मतलब इसी भाग्यवती का पांचवा संस्करण जब मतलब प्रकाशित हुई, पहली बार प्रकाशित हुई, बिक गई, तो इस तरीके से करके जो पांचवा संस्करण निकला, तब लोगों ने इस कहा कि ये जो है पंचम संस्करण जो है ये पाठ्य पुस्तक है, ये तो हर एक कोर्स में लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्त्री मकसद को रखा गया है और बाल विवाह का विरोध किया गया है, फिर विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के मुद्दे को उठाया गया है। तो उन्होंने इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की भी कोशिश की जब पंचम संस्करण आया तो, और पाठ्यक्रम में रखी जाने वाली पुस्तक कहलाई। इसी दौर में उर्दू के महान लेखक नज़ीर अहमद की रचना मिरातुल उरुस में भी दो बहनों की कहानी कही गई है, जिसमें एक शिक्षित है दूसरी अशिक्षित। यहाँ भी शिक्षा स्त्री के लिए क्यों जरूरी है इस पर बल दिया गया है। नज़ीर अहमद मुस्लिम समाज की आधुनिक समाज बनाने के पक्षधर थे, ये तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। और नज़ीर अहमद जो कि मुस्लिम समाज को आधुनिक समाज बनाने के पक्षधर थे, यानी उस समय जो है मुस्लिम समाज में स्त्री शिक्षा को लेकर के सोच रहे थे, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। 19वीं सदी की शुरुआत में 2 दशक के बाद भी स्त्री शिक्षा के प्रति मध्य वर्ग की जागरूकता व्याप्त होने लगी। यानी इस तरीके से ये पहले देवरानी जेठानी आने के बाद, जिसको हमने उपन्यास कहा, पहला उपन्यास माना, और दूसरा जो भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी का आया उसको जो उपन्यास माना, उसके बाद करीब 30-40 साल के संघर्ष के बाद, यानी 19वीं सदी के 20 साल के बाद स्त्री शिक्षा के जो विषय पर है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी। स्त्री शिक्षा को लेकर के, उसको बढ़ाने को लेकर के लोग काफ़ी जागरूक हो गए। तो धन्यवाद। अगला जो टॉपिक है दूसरा भाग मैं कल प्रस्तुत करूँगी। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।